हेलो गुड मॉर्निंग, कैसे आप सभी? आई होप यू आर गुड। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम स्टार्ट करते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास की एनसीईआरटी यानी कि 7 क्लास की एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 7 हीट ट्रांसफर्स इन नेचर। हीट यानी कि उष्मा, उष्मा का जो स्थानांतरण होता है वो नेचर्स के अंदर कैसे होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि हीट क्या होती है। हीट का ट्रांसफर्स कौन कौन से मीडियम से इन्वायरमेंट के अंदर होता है, नेचर्स के अंदर होता है। ठीक है, तो चैप्टर के अंदर हमें कुछ डेफिनेशंस दे रखी हैं, जैसे कि हीट हो गया, रेडिएशंस हो गई, कंडक्शन, कन्वेक्शन, जिसके माध्यम से हीट ट्रांसफर्स होती है। ठीक है, फिर आता है कंडक्टर क्या होता है, नॉन कंडक्टर क्या होते हैं, और उसके बाद चैप्टर के अंदर है लैंड ब्रिज, सी ब्रिज। ठीक है, इतना ही सारा चैप्टर है हमारा। वाटर साइकिल है। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बार हम इन बेसिक चीज़ों की जो डेफिनेशंस हैं उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, बाद में आपको इजीली समझ में आ जाएगी। क्लियर? सबसे पहले देखो हीट क्या होती है बेटा। हीट एक एनर्जी की फॉर्म होती है। ठीक है, एनर्जी की फॉर्म कैसे होती है, वो क्या करती है, कोई भी एनर्जी की जो रेडिएशन, कोई भी एनर्जी होती है वो हॉटनेस से कोल्डनेस की तरफ ट्रांसफर जो होती है वो हीट के माध्यम से होती है। ठीक है, हीट के जो हीट है वो 3 मीडियम में ट्रांसफर्स होती है। पहला होता है कंडक्शन, कन्वेक्शंस और रेडिएशंस। कंडक्शंस के अंदर क्या होता है, इसके अंदर हीट जो ट्रांसफर्स होती है वो हॉटनेस से कोल्डनेस की साइड तो जाएगी जाएगी, लेकिन इसके अंदर हम मैक्सिमम एग्जांपल्स लेते हैं सॉलिड के या फिर जो कंडक्टर होते हैं हीट के, जिनमें से हीट इजीली ट्रांसफर्स हो जाए वो। ठीक है, कन्वेक्शंस क्या होता है, कन्वेक्शंस यानी कि संवहन करना, यानी कि जो हीट का फ्लो होता है, जो लिक्विड और गैस के अंदर हीट का फ्लो जो होता है वो कन्वेक्शंस के अंदर आ जाएंगे। थर्ड है बेटा रेडिएशंस। रेडिएशंस के अंदर हमें हीट ट्रांसफर्स करने के लिए कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, वो डायरेक्टली होती है। जैसे सूरज से जो किरणें आती हैं, रेज आती हैं, पृथ्वी के ऊपर गिरती हैं, वो रेडिएशंस का एग्जाम्पल हम लेते हैं। ठीक है, उसके बाद कंडक्टर होता है, नॉन कंडक्टर होता है। कंडक्टर क्या होता है बेटा, सुचालक होते हैं। नॉन कंडक्टर क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। तो हीट कंडक्टर कौन से हो गए, गुड कंडक्टर कौन से हो गए, गुड कंडक्टर्स वो होते हैं जो अपने में से हीट को ईजिली ट्रांसफर्स कर देते हैं, उनको गुड कंडक्टर बोलते हैं। बैड कंडक्टर कौन से हो, बैड कंडक्टर यानी कि कुचालक। ठीक है, वो सब्सटेंस, वो पदार्थ या फिर वो चीज़ें जो अपने में से हीट को ट्रांसफर्स नहीं करने देती, नहीं होने देती, वो बैड कंडक्टर्स ऑफ मेटल्स होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें बस इसके अंदर दे रखी हैं। फिर हमारे पास आती है वाटर साइकिल्स, लैंड ब्रिज, सी ब्रिज। लैंड ब्रिज, सी ब्रिज आप जब पढ़ोगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे जब जो समुद्री एरिया होता है वहाँ की मिट्टी जो होती है वो कैसे जल्दी गर्म हो जाती है, कैसे ठंडी हो जाती है। पानी की जो हवाएं हैं, लहरें हैं, वो कैसे गर्म से ठंडे की साइड मूवमेंट करती हैं। देन लास्ट में हम वाटर साइकिल कर लेंगे कि वाटर पहले सॉलिड फॉर्म में होता है, नीचे ज़मीन में होता है, फिर वो लिक्विड में आता है, फिर वेपराइजेशन बनता है, फिर गैस बन के ऊपर जाता है, फिर बादल बनाता है, फिर वापस बारिश के रूप में नीचे आ जाता है। तो वाटर साइकिल हो गई। ठीक है, तो चैप्टर के अंदर यही सारी दे रखी हैं, बस यही चीज़ें हैं। तो इन्हीं को हमें लाइन बाय लाइन पढ़ना है और समझना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं चैप्टर। आई होप सभी को एक बार चैप्टर समझ में आ गया होगा कि कैसे हमने डिस्कशन किया। स्टार्ट करो। हीट ट्रांसफर्स इन नेचर यानी कि उष्मा का स्थानांतरण प्रकृति के अंदर कैसे होता है। अब 2 बच्चे हैं, एक पेमा है, एक पैलडिन है, दोनों बहन भाई हैं। वो कहाँ रह रहे हैं, वो अभी फिलहाल गंगटोक के अंदर रहते हैं। वो अपना जो विंटर वैकेशन है, विंटर वैकेशंस या फिर विंटर की जो विंटर हॉलीडे बोलो, उनको बिताने के लिए एक गंगटोक गए थे। ठीक है, तो पैलडिन जो है वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है कि भाई केरला के अंदर गंगटोक से ज़्यादा गर्मी होती है। ठीक है, ह्यूमिड वाली जगह है केरला। ठीक है, तो ऐसा होता है बेटा, कुछ जगह ठंडी होती हैं, कुछ जगह गर्म होती हैं। जैसे फिलहाल मैं जहाँ पे रहती हूँ तमिलनाडु, चेन्नई के अंदर, यहाँ पे फिलहाल गर्मी है, कोई सर्दी का मौसम नहीं है। ह्यूमिड वाला प्लेस है, जहाँ पे बारिश आती हो तो ह्यूमिडिटी बहुत बन जाती है। ठीक है, और अभी फिलहाल अभी ये सिचुएशन है, मतलब अपने हरियाणा में अभी फिलहाल लोग क्या कर रहे हैं, स्वेटर पहनते हैं, शॉल भी ओढ़ते हैं। गर्मी नहीं है, सर्दी है, बहुत ज़्यादा सर्दी है। लेकिन मैं जहाँ पे अब फिलहाल रह रही हूँ वहाँ पे चेन्नई के अंदर कोई सर्दी नहीं है। मतलब रात को सोते टाइम भी फ़ैन चलाना पड़ता है, दिन में भी फ़ैन चलाना पड़ता है। तो ये
वेरिएशंस होता है जगह का, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है कि भाई कुछ जगह जो होती हैं वो ठंडी होती हैं, कुछ गर्म होती हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये जो कोस्टल लाइन होती है, कोस्टल जो एरिया होता है वो पास में होने की वजह से या फिर पास में समुद्र वगैरह होने से उसकी जो ह्यूमिड है वो ज़्यादा बन पाती है वहाँ पे और सर्दी कम होती है, ठीक है। तो यही पहले इन्होंने डिस्कस किया। देखो स्टार्ट करो, क्या क्या डिस्कस किया दोनों ने। पेमा एंड हर ब्रदर पेल्डेन रिसाइड्स इन गंगटोक। पेमा और उसका भाई पेल्डेन है वो गंगटोक के अंदर रहते हैं, ठीक है। On cold winters evening they are sitting around a fireplace। ये ठंडी शाम को वो लोग क्या कर रहे थे, वो फायर आग जला के एक जगह पे बैठे हुए थे। पेल्डेन शेयर हिज एक्सपीरियंस ऑफ विजिटिंग केरला ड्यूरिंग विंटर वेकेशंस। पेल्डेन है वो अपना जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करता है कि केरला के जो विंटर का मौसम था वो केरला के अंदर कैसा था, ठीक है। ही सेज दैट कंपेयर टू गंगटोक विंटर्स इन केरला इज कंपेरेटिवली वार्म्स एंड ह्यूमिड। वो बोलता है कि जो गंगटोक है उसकी कंपेरिजन में केरला के अंदर जो सर्दी है वहाँ पे नहीं है, कंपेरेटिवली कम है, गर्म है एरिया और ह्यूमिडिटी बनती है। बोथ पेमा एंड पेल्डेन्स आर क्यूरियस अबाउट वाई सम प्लेसेस आर कोल्ड एंड अदर्स क्वाइट हॉट। जो पेमा और पेल्डेन है वो इन दोनों इस बात को जानने के लिए बहुत उत्सुक हैं कि कुछ जगह ठंडी होती हैं, कुछ गर्म होती हैं, ऐसा क्यों होता है, ठीक है। Hearing them express their curiosity, their grandfather, a retired science teacher, says Kerala is closer to the equator than Sikkim and it also has a long coastline। ये उनकी सारी चीज़ें या उनकी बातें सुन के उनके जो ग्रैंडफादर हैं, उनके जो दादा हैं, जो कि रिटायर्ड साइंस टीचर हैं, वो बोलते हैं कि जो केरला है वो इक्वेटर यानी कि जो भूमध्य लाइन है, पोल जो है हमारे उनके पास में है और वो कोस्टल लाइन के एरिया में आती है एज कम्पेयर टू सिक्किम, ठीक है। विच रिजल्ट इन वार्मर्स एंड मोर ह्यूमिड वेदर कंडीशंस, जिसके कारण वहाँ पे गर्म और ह्यूमिड वाला वेदर रहता है। पेल्डेन रिप्लाई देता है यस वी लर्न इन ग्रेड 6 साइंस एंड सोशल साइंस दैट forest on the earth the sun is the main source of heat and light and around the equator the climate is generally hot। उसके दादाजी की बात सुन के पेल्डेन रिप्लाई देता है कि हाँ, हमने जो क्लास 6 है उसकी साइंस और सोशल साइंस के अंदर ये स्टडी किया था कि जो अर्थ होती है उसके ऊपर हीट और लाइट का जो मेन सोर्स होता है वो सूरज है, ठीक है। जो इक्वेटर के पास जनरली जो जगह इक्वेटर के पास जो होती हैं वो क्या करती हैं, वो उनका जो क्लाइमेट होता है, उनका वेदर होता है वो हॉट होता है। एज दे आर टॉकिंग, वो ये सब बातें कर रहे थे। पेमा इज नीली ऑब्जर्विंग सर ग्रैंड मदर्स कुकिंग थुक्पा ए ट्रेडिशनल सिक्किमीज डिश इन ए लार्ज मेटल पैंस। इन सारी बातों के बीच में जो पेमा है वो अपनी दादी माँ को ऑब्जर्व कर रही थी कि वो कुछ पका रही हैं, ठीक है। क्या पका रही थी? वो थुक्पा पका रही थी, जो कि सिक्किम की एक ट्रेडिशनल डिश है और वो एक लार्ज मेटल पैन के अंदर ये सारी चीज़ें पका रही है। पेमा पूछती है वाई आर कुकिंग यूटेंसिल जनरली मेड ऑफ मेटल्स। पेमा पूछती है कि जो हम खाना पकाते हैं वो बर्तन हमेशा मेटल के क्यों बने होते हैं। Peldin immediately responds that they had studied in the chapter the world of metals and non-metals such that such materials are good conductors of heat। पेल्डेन है वो इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करता है, जबकि जब आंसर देता है कि उसने चैप्टर्स जो पहले वाली क्लास थी चैप्टर्स जहाँ पे वर्ड ऑफ मेटल्स और नॉन मेटल था उसके अंदर डिस्कस किया था, उसके अंदर पढ़ा था कि ये जो मटेरियल्स होते हैं वो हीट के यानी कि जिसके अंदर हम खाना बनाते हैं वो क्या करते हैं, हीट के गुड कंडक्टर्स होते हैं, जिसकी वजह से उसमें से हीट इजीली ट्रांसफर्स हो जाती है और खाना जल्दी पक जाता है। ये देखो पेमा और पेल्डेन है, उनके दादाजी हैं और उनकी दादी माँ है। हाउ डज हीट गेट ट्रांसफर्ड इन दिस मटेरियल्स। जो हीट होती है इन मटेरियल्स के अंदर कैसे ट्रांसफर्ड होती है, ये क्वेश्चन है। इसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू लर्न व्हाई सर्टेन मटेरियल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। इसके लिए हमें एक एक्टिविटी करनी पड़ती है कि कुछ मटेरियल्स जो होते हैं वो गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट कैसे होते हैं। तो पहला है कंडक्शंस ऑफ हीट, यानी कि हीट का
चालन, सुचालन बोल सकते हो, चालन बोल सकते हो, कुछ भी, ठीक है। इसके लिए पहले एक्टिविटी 7.1 है लेट अस एक्सपेरिमेंट, हमें एक्सपेरिमेंट करना है। तो सबसे पहला होती है बेटा चेतावनी क्वेश्चंस, जिसको हम बोलते हैं दी एक्टिविटी शुड बी कैरिड आउट अंडर दिस सुपरविजन ऑफ ए टीचर्स और एन अडल्ट। कोई भी एक्टिविटी जब हम करते हैं तो वो या तो हमारे टीचर्स के सुपरविजन में या हमारे पास कोई बड़ा इंसान होना चाहिए जिससे हम उसकी प्रेजेंस में एक्टिविटी कर सकते हैं। क्लियर? ओके। टेक ए स्ट्रिप ऑफ ए मेटल सच एज एन एल्यूमिनियम्स और आयरन्स अबाउट 15 सेंटीमीटर्स लॉन्ग। अब हमें क्या लेना है, एक मेटल की स्ट्रिप लेनी है एज सच एज एल्यूमिनियम्स और आयरन्स अबाउट 50 सेंटीमीटर्स लॉन्ग। हमें मेटल स्ट्रिप लेनी है जो कि एल्यूमिनियम आयरन की हो सकती है, 15 सेंटीमीटर्स उसकी लंबाई होनी चाहिए। अटैच 4 पिन्स टू द स्ट्रिप विद द हेल्प ऑफ वैक्स सच दैट दे आर अरेंज्ड एट नियर इक्वल डिस्टेंस अबाउट 2 सेंटीमीटर्स अपार्ट एज शोन इन द फिगर। अब हमें क्या करना है कि 4 पिन लेनी है, ठीक है। अब उनको वैक्स की सहायता से अटैच कर देना है इक्वल डिस्टेंस के ऊपर। डिस्टेंस उनके चारों के अंदर 2-2 सेंटीमीटर्स की होनी चाहिए, जैसे कि डायग्राम में दिखा रखा है। सिक्योर द स्ट्रिप्स टू ए स्टैंड एंड लेबल्स द पिन्स एज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर एज शोन इन द फिगर। अब हमें जो ये पिन डायग्राम के अंदर देखो, ये सिक्योर जो पिन की हैं उनको हमें लेबल करना है, यानी कि नाम देना है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर। इफ स्टैंड इज नॉट अवेलेबल प्लेस द स्ट्रिप बिटवीन 2 ब्रिक्स फॉर सपोर्ट। अगर हमारे पास स्टैंड नहीं है तो हम इन स्ट्रिप को 2 ईंटों के बीच में भी रख सकते हैं। क्लियर? आगे देखो, हीट द एंड ऑफ द स्ट्रिप दैट इज अवे फ्रॉम द स्टैंड विद द कैंडल्स और ए स्प्रिट लैंप। अब हमें जो मेटल स्ट्रिप हमने रखी है उसके साइड में उससे थोड़ा सा जो heat the end of the strip that is away from the stand with the candles or a spirit lamp। हमें स्टैंड से थोड़ी सी आगे ये कैंडल्स जो है इसको रख देनी है जला के, या फिर स्प्रिट लैंप हम रख सकते हैं। What will happens to the pins? Will they remain attached to the strip or they will fall? अब जो पिन है उनके साथ क्या घटित होगा, क्या वो अटैच्ड रह जाएंगी या फिर नीचे गिर जाएंगी? ठीक है, डायग्राम में अच्छे से देख लो बेटा क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं। ओके, अरे भाई ऊपर जा रहा है। डायग्राम देखो, ये हमें एक स्टैंड दिया है, उसके ऊपर मेटल स्ट्रिप लगाई है हमने। मेटल स्ट्रिप पे 4 पिन अटैच की हैं, उनको लेबल किया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। नीचे बर्निंग कैंडल रखी है, ठीक है। बर्निंग कैंडल या स्प्रिट लैंप भी आप रख सकते हो। उसके बाद इसने पूछा है कि भाई कैंडल रखने के बाद जो पिन है वो गिरेंगी या उसी पे अटैच रह जाएंगे। तो सबसे पहले आप प्रेडिक्शंस करते हो, प्रेडिक्शंस यानी कि अनुमान लगाते हो। द ऑर्डर्स इन विच द पिन्स विल फॉल फ्रॉम द स्ट्रिप। अनुमान है कि जो ऑर्डर है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड वाला, उसी ऑर्डर्स के अंदर जो पिन है वो गिर जाएंगी। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस इन टेबल 7.1। आपकी जो ऑब्जर्वेशन है उनको टेबल 7.1 के अंदर से आपको नोट डाउन करना है। ये टेबल है, इनके अंदर आपको फिलअप करना है। अब देखो आपकी जो ऑब्जर्वेशन है वो क्या निकल के आई है। यू ऑब्जर्व दैट द पिन क्लोजेस्ट टू द कैंडल फ्लेम पिन फर्स्ट फॉल फर्स्ट फॉलोड बाय पिन सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। आपने ऑब्जर्व किया कि जो पिन सबसे पहले क्लोज जो होती है कैंडल के वो सबसे पहले गिरेगी। तो सबसे पहले जो कैंडल के क्लोज में पिन है वो फर्स्ट है, फिर उसके बाद सेकंड है, फिर थर्ड है और फिर फोर्थ है, ठीक है। वाई डज पिन फर्स्ट फॉल बिफोर पिन सेकंड, वाई डिड ऑल पिन्स नॉट फॉल टुगेदर। ये बोल रहा है कि पिन जो फर्स्ट है वो सबसे पहले क्यों गिरेगी जबकि पिन सेकंड से। ऐसा क्यों नहीं होता कि सारी एक साथ गिर जाएं, या फिर जो सबसे पहले फर्स्ट क्यों गिरेगी, फोर्थ, थर्ड, सेकंड क्यों नहीं गिरेंगे। ये क्वेश्चन इसने पूछा है। फ्रॉम योर ऑब्जर्वेशंस, आपके जो ऑब्जर्वेशन है, आपका जो रिजल्ट है, व्हाट कैन यू इन्फर्स, डू यू थिंक दैट हीट इज बीइंग ट्रांसफर्ड अलोंग द मेटल स्ट्रिप फ्रॉम द एंड दैट इज बीइंग हीटेड। आपने सोचा है कि जो हीट है वो ट्रांसफर्ड होना स्टार्ट हो जाती है मेटल स्ट्रिप से सबसे पहले एंड ऑफ द बीइंग हीटेड, यानी कि जो सबसे पहले गर्म होगा वहां से। एज द हीट ट्रेवल अलोंग द स्ट्रिप एंड अप्रोचेज ए पिन द वैक्स होल्डिंग इट मेल्ट एंड पिन फॉल्स। जैसे ही हीट ट्रेवल करती है
और उसके अंदर क्या होता है कि जो वैक्स है जहाँ पे पिन अटैच्ड हुई है वो वैक्स पिघलना स्टार्ट हो जाता है और मेल्ट होने के बाद पिन एक बाई एक करके सारी गिरनी स्टार्ट हो जाती हैं। हेयर द ट्रांसफर्स ऑफ हीट टेक प्लेस फ्रॉम द हॉट एंड ऑफ द स्ट्रिप टू द कोल्डेस्ट एंड। यहाँ पे जो हीट का ट्रांसफर्स हो रहा है वो क्या हो रहा है, हॉट प्लेस से कोल्ड प्लेस की साइड ट्रांसफर्स हो रहा है। द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर फ्रॉम हॉटर पार्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू द कोल्डर पार्ट इज कॉल्ड इट कंडक्शंस। वो प्रोसेस जहाँ पे हीट का ट्रांसफर्स होता है हॉट पार्ट से लेके कोल्ड पार्ट के अंदर, वहाँ वो उसको कंडक्शंस कहलाता है। ठीक है, कंडक्शंस क्या होते हैं, कंडक्शंस की डेफिनेशन देखो, ये कंडक्शंस की डेफिनेशन है द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर्स फ्रॉम द कोल्डेस्ट एरिया from the coldest part of an object to the process of heat transfer from the hotter part of an object to the colder part is called convections। जहाँ पे हीट का ट्रांसफर्स होता है गर्म पार्ट से ठंडे पार्ट की साइड में, वो उस ऑब्जेक्ट का कंडक्शंस कहलाता है। इन दिस प्रोसेस द पार्टिकल्स दैट get heated passes the heat on to its neighbors and so on। इस प्रोसेस के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो हीट होते हैं और ये जो पासेस होता है हीट का, ये अपने आसपास की जो भी चीज़ें होती हैं उनको भी गर्म कर देता है और सभी के साथ चलती रहती हैं। However the particles themselves do not move from their positions। इसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो अपने आप अपनी पोजिशंस को मूव नहीं करते, चेंज नहीं करते। Materials like metals that allow heat to pass through them easily are called good conductors of heat। अब देखो गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट किसे कहा जाता है, गुड कंडक्टर्स वो मेटल्स होते हैं जो अपने अंदर से हीट का फ्लो इजीली कर लेते हैं, उनको हम गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट बोलते हैं। Because metals are good conductors of heat, we use utensil made of metals for the cooking। इसीलिए जो बर्तन होते हैं वो गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट होते हैं, यानी कि जो अपने में से हीट को इजीली ट्रांसफर हो जाने देते हैं, जिसकी वजह से हम उसके अंदर कुकिंग करते हैं। ठीक है, In solid, heat transfers take place mainly through the process of conduction। solid जो होते हैं उनके अंदर जो heat transfers होता है वो process of conduction से ही होता है। ठीक है, If we use a strip made of materials like wood or glass in place of metal strip to perform activity 7.1, the pin will not fall। अगर हम जो पिन है उनके अंदर ये लकड़ी का या फिर ग्लास की स्ट्रिप लगाते हैं मेटल स्ट्रिप की जगह, तो उसके अंदर क्या हमें एक्टिविटी दिखाई देती, क्या पिन गिरती या नहीं गिरती, उसके लिए हमें सोचना पड़ेगा कि इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है। ठीक है, कैन यू थिंक ऑफ द रीजन फॉर दिस बेस्ड ऑन आवर लर्निंग फ्रॉम द चैप्टर द वर्ल्ड ऑफ मेटल्स एंड द नॉन मेटल्स। आप लोगों ने इसका कारण सोचा है कि सोचा होगा कि जो चैप्टर आपने पढ़ा था वर्ल्ड ऑफ मेटल्स और नॉन मेटल्स, उसके अंदर है कि भाई जो वुड होते हैं, वुड और ग्लास होते हैं, वो मेटल्स के गुड कंडक्टर्स हैं या बैड कंडक्टर्स हैं, उनमें से हीट फ्लो होती है या नहीं होती। ठीक है, मटेरियल्स सच एज ग्लास एंड वुड डू नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू देम इजली एंड आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ द हीट। ग्लास और जो लकड़ी होती है वो बैड कंडक्टर्स होती है, पुअर कंडक्टर्स होती है, वो अपने आप में से हीट का ट्रांसफर्स नहीं होने देती। ठीक है, जिसकी वजह से हम उसको इंसुलेटर भी बोल सकते हैं या फिर बैड कंडक्टर या पुअर कंडक्टर बोलते हैं। ठीक है, क्ले एंड पोर्सलिन्स आर आल्सो पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट, दैट इज वाई टी और कॉफी केप्ट इन सच कप स्टे हॉट लॉन्गेस्ट। इसीलिए जो मिट्टी होती है और चीनी मिट्टी होती है, उनके जो कप होते हैं चाय पीने वाले या कॉफ़ी कप होते हैं, उनको हम प्रेफर करते हैं चाय के लिए, ताकि उनके अंदर जो हीट है वो इजीली ट्रांसफर्स नहीं हो पाती और लंबे समय तक जो चाय है वो गर्म रहती है। ठीक है, उसके बाद लिस्ट सम मटेरियल्स अराउंड यू एंड क्लासिफाई देम एज गुड और बैड कंडक्टर्स इन हीट इन टेबल 7.2। आपको वो मटेरियल्स की टेबल बनानी है जो कि हीट के गुड कंडक्टर्स और पुअर कंडक्टर्स आते हैं। यहाँ पे नीचे जो टेबल है उसके अंदर आपको नोट डाउन करना है, तो ये हम कर लेंगे क्वेश्चन आंसरों के साथ। अभी फिलहाल हम चैप्टर समझते हैं। डज योर लिस्ट इंक्लूड एयर? इफ इट इज देयर ऑन द लिस्ट, वेयर हैव यू प्लेस्ड इट?
इसने बोला है कि अगर इन सारी चीज़ों के अंदर हम एयर को भी इंक्लूड कर दें तो उसको आप लिस्ट के अंदर कहाँ प्लेस करोगे कि भाई वो गुड कंडक्टर है या बैड कंडक्टर है हवा के, ठीक है। You must have experienced that during winter we prefer wearing woolen cloth to keep ourselves warm. आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा कि अभी फ़िलहाल सर्दी के टाइम में आप लोग क्या करते हो, वुलन क्लॉथ पहनते हो, ठीक है। स्वेटर पहना, ऊपर से आप लोग सोल भी ले लेते हो, वो आपको क्या करता है, गर्म रखता है, ठीक है। वुलन फैब्रिक ट्रैप एयर इन इट पोर्स एंड एयर इज ए पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट। एयर जो होती है वो पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट होती है, वो अपने आप में से हीट का ट्रांसफर्स नहीं करने देती, ठीक है। क्या करती है, एयर जो होती है फैब्रिक के अंदर, वुलन फैब्रिक के अंदर एयर जो है हीट को ट्रांसफर्स नहीं करती, ठीक है। वो बैड कंडक्टर्स होती है या फिर पुअर कंडक्टर्स होती है। इट रिड्यूस्ड हीट फ्लो फ्रॉम आवर बॉडी टू आवर सराउंडिंग्स। वो क्या करती है, जैसे ही हमने गर्म कपड़े पहने उसके अंदर जो पोर्स होते हैं, वुलन पोर्स जो हम बोलते हैं, वो क्या करता है, हमारी बॉडी की जो हीट है उसको बाहर नहीं भेज पाता और जो हमारी सराउंडिंग की एयर है उसको अंदर नहीं भेज पाता, जिसकी वजह से हमारी बॉडी जो होती है वो गर्म रहती है, ठीक है। एज ए रिजल्ट वी फील वार्म। सिमिलरली एयर ट्रैप्ड बिटवीन द लेयर ऑफ क्लॉथ एक्ट एज ए पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड कीप अस वार्म। इसी प्रकार जो एयर है दो लेयर्स के बीच में, दो कपड़ों के बीच में भी पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट का ही काम करती है, जिसकी वजह से वो हमें गर्म रखती है। द प्रेजेंस ऑफ एयर बिटवीन टू थिन ब्लैंकेट इज द रीजन व्हाई वी प्रीफर्स देम ओवर वन थिक ब्लैंकेट टू कीप अस वार्म। अब ये देखो कि हम जब एक हैवी कंबल ओढ़ते हैं ना, ब्लैंकेट ओढ़ते हैं, उसके कंपेरिजन्स में अगर हम दो पतले पतले लेयर वाले कंबल ओढ़ेंगे तो हम ज़्यादा हीट हमारी बॉडी को मिलेगी और हम थोड़ा ज़्यादा लंबे समय तक गर्म रह पाएंगे, क्योंकि जो वन लेयर का कंबल होता है, ब्लैंकेट होता है, उसमें जो पोर होते हैं वो एक टाइम तक ही हीट को रोक सकते हैं, ठीक है। उसमें से फिर एयर पास होना स्टार्ट हो जाती है। लेकिन टू लेयर वालों में से पहले एक का होगा फिर दूसरे का, तो एज कंपेरिजन वन लेयर हमें टू लेयर वाले यानी कि दो पतले पतले कंबल अगर हम ओढ़ेंगे, अगर हम शरीर को ढकेंगे उससे, तो हमें सर्दी कम लगेगी, ठीक है। इट इज़ पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट हाउसेज दैट आर नॉट अफेक्टेड मच बाई आउटसाइड हीट और कोल्ड। ऐसा संभव हो सकता है कि जो घर होते हैं वो इट इज़ पॉसिबल टू कंस्ट्रक्टेड हाउसेज दैट आर नॉट अफेक्टेड मच बाय द आउटसाइड हीट और कोल्ड। ऐसा संभव हो सकता है कि जो घर हम बनाते हैं क्या वो भी हमें अफेक्ट करते हैं हीट और कोल्ड के मौसम में, ठीक है। हाउस इज कंस्ट्रक्टेड इन प्लेस विद ए वेरी हॉट और कोल्ड क्लाइमेट ऑफन यूज कंसेप्ट ऑफ हीट ट्रांसफर्स टू कीप दैम कूल और वार्म्स। कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे हम लोग घर बनाते हैं वो वेदर्स के हिसाब से बनाते हैं, मौसम को देख के बनाते हैं। जहाँ पे ज़्यादा ठंडी होती है वो ठंडे के हिसाब से बनेंगे, जहाँ पे गर्मी होती है वो गर्मी के हिसाब से हमें घर बनाने पड़ते हैं, ठीक है। अब देखो फैसिनेटिंग फैक्ट के अंदर पता चल जाएगा कि भाई जो रोचक तथ्य है वो क्या बताते हैं। फैसिनेटिंग फैक्ट में क्या आता है, द अपर रीजन्स ऑफ हिमालयन सच एज द मोरी ब्लॉक ऑफ उत्तरकाशी इन उत्तराखंड एक्सपीरियंस एन एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट एंड हैवी स्नोफॉल ड्यूरिंग विंटर। हिमालयन का जो अपर रीजन है उत्तराखंड के अंदर मोरी जगह है, उत्तरकाशी में मोरी जगह है, वहाँ पे क्या है कि जो मौसम है वो इतना ठंडा है, वहाँ पे हैवी स्नोफॉल होती है विंटर्स के अंदर, ठीक है। वहाँ के जो घर होंगे वो कैसे होंगे, वो उस हिसाब से बनाए जाएंगे कि भाई वो गर्म रह सकें। हेयर हाउसेज हेयर आर ऑफन बिल्ड टू स्टे वार्म्स ड्यूरिंग विंटर्स। वहाँ के घर ऐसे बनेंगे कि वो विंटर्स के अंदर गर्म रह सके। विद वॉल्स मेड ऑफ टू वुडन लेयर फिल्ड विद काउ डंग एंड मड बिटवीन दैम। वहाँ के जो घर हैं उनको लकड़ियों की दो लेयर से बनाया जाता है और दो लेयर के बीच में काऊ डंक और मड भरा जाता है, ठीक है। जिसकी वजह से जो काऊ डंक और वुड है, वो जो वुड है और जो मड है वो दोनों ही पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट होते हैं। वो दोनों अपने अंदर में से हीट का ट्रांसफर्स नहीं करने देती, जिसकी वजह से वो हीट को रोकती हैं और वो घर जो रहता है वो गर्म रहता है, ठीक है। तो यही रीजन है। आगे देखो, there are houses with outer wall that are constructed using hollow bricks that keep them warm in winters and cool in the summer। अब इसने बताया कि भाई अदर जो जगह होती हैं, जैसे कि हमारी साइड में है, अपनी साइड में अदर स्टेट के अंदर
ब्रिक्स से घर बनाते हैं, ईंटों से घर बनाते हैं, ईंट सीमेंट कंकड़ रोड जो होते हैं उससे घर बनाते हैं। वो क्या करता है कि उसके अंदर छोटे छोटे छिद्र हो जाते हैं, छेद होते हैं ईंटों के बीच में, उनमें से जो हवा होती है वो इजली पास हो जाती है, ठीक है। तो वो घर हमें ठंडा रहने में हेल्प करते हैं। There are houses with outer wall that are constructed using hollow bricks that keep them warm in winters and cool in the summers. ऐसे घर जिनकी आउटर वॉल्स जो होती हैं वो होलो ब्रिक्स से बनती हैं, वो क्या करते हैं, वो वार्म्स रखती हैं विंटर्स के अंदर और कूल करती हैं उनको समर के अंदर। दिस हैपन बिकॉज द एयर दैट गेट ट्रैप्ड इन द होलो ब्रिक्स इज ए पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो हवा होती है वो ट्रैप्ड करती है, होलो ब्रिक्स जो होती है वो पुअर कंडक्टर्स होती है हीट की, ठीक है। वाई इज स्मोक गोइंग अप, जो धुआं होती है वो ऊपर की साइड कैसे जाती है। पेमा ड्रोज पेल्डेन अटेंशन टू द राइजिंग स्मोक फ्रॉम द बर्निंग फायरवुड अराउंड विच दे आर सिटिंग। पेमा जो है वो पेल्डेन का ध्यान उस साइड में करती है कि भाई जब हम आँच के पास बैठे हैं तो उसकी जो लकड़ियों से धुआं निकल रही है वो ऊपर की साइड जा रही है, तो वो कैसे है, कैसे जाती है, किस रीजन से जाती है, ठीक है। तो इसका हम स्टडी करते हैं कन्वेक्शंस के माध्यम से। कन्वेक्शंस यानी कि संवहन। संवहन किसका बोलते हैं हम, हमारे चारों तरफ मान लो हमने आँच जलाई है, ठीक है, आँच जलाई है, वहाँ का जो एरिया है वो हमारा क्या हो गया, गर्म हो गया, पार्टिकल्स उसके गर्म हो गए, उसके चारों तरफ की हवा गर्म होने लग गई, ऊपर ठंडा रहता है, तो वो ऐसे ऊपर की साइड हल्की होके ऊपर की साइड जाना स्टार्ट कर देती है, संवहन करना स्टार्ट कर देती है, फ्लो करना स्टार्ट कर देती है। तो कन्वेक्शंस की जो प्रोसेस होती है वो लिक्विड और गैसेस फॉर्म के अंदर ही होती है, ठीक है। तो इसको समझने के लिए हमें एक एक्टिविटी करनी पड़ेगी। देखो, टू अंडरस्टैंड वाई स्मोक राइजेज लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी। ये समझने के लिए कि कन्वेक्शंस कैसे काम करता है, हमें ये समझने के लिए कि जो स्मोक है वो ऊपर की साइड कैसे जाता है, हमें एक एक्टिविटी करनी है, ठीक है। एक्टिविटी के अंदर हमें एक वुडन स्टिक लेनी है, दो थ्रेड लेने हैं और दो पेपर कप लेने हैं, ठीक है। टेक टू आइडेंटिकल्स पेपर कप, दो हमें पेपर कप लेने हैं। हैंग दैम यूजिंग थ्रेड ऑफ इक्वल लेंथ इन एन इन्वर्टेड पोजिशंस टू एंड ऑफ ए वुडन स्टिक एज शोन्स इन द फिगर। अब उन दोनों को हम एक थ्रेड की सहायता से अलग अलग पोजीशंस के ऊपर, दो एंड के ऊपर वुडन स्टिक के अंदर लटका देने हैं, जैसा कि डायग्राम में दिखा रखा है। देखो, अब उसके बाद क्या करना है, नाउ एडजस्ट द पोजीशंस ऑफ द कप सो दैट द स्टिक इज हॉरिजेंटली। अब हमें जो कप हैं उनकी पोजीशंस को ऐसे करना है कि जो पोजीशंस है हमारी स्टिक की वो हॉरिजेंटली रखनी है हमें, ठीक है। प्लेस ए बर्निंग कैंडल बिलो वन ऑफ द कप। अब जो एक कप है उसके नीचे हमें बर्निंग कैंडल रख देनी है। ऑब्जर्व व्हाट हैपन टू द कप। अब ऑब्जर्वेशंस करो कि कप के नीचे क्या होगा, कप के साथ क्या होगा। डायग्राम में देखो, वुडन स्टिक है उसको हॉरिजेंटली रखना है, थ्रेड की सहायता से पेपर कप को हमें हैंगिंग करना है, देन जो बर्निंग कैंडल है उसको हमें कप के नीचे रखना है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस इन टेबल 7.3 एंड थिंक ऑफ प्रोबेबल्स रीजन्स। आपको रिकॉर्ड करना है कि जो आपकी ऑब्जर्वेशंस है 7.3 की वो क्या आई और उसके बारे में आपको रीजन बताना है। तो आपकी ऑब्जर्वेशंस क्या हुई, यू ऑब्जर्व दैट द कप अंडर द कैंडल्स वाज प्लेस्ड राइजेज अप। आपने ऑब्जर्व किया कि जिस कप के नीचे आपने कैंडल्स को रखा था वो राइजेज अप होना स्टार्ट हो गया, ऊपर होना स्टार्ट हो गया। वाई इट इज सो, ऐसा क्यों हुआ। द एयर अराउंड द कैंडल फ्लेम हीट अप। जो हवा है कैंडल के चारों तरफ वो क्या है, गर्म हो गई। एज द एयर इन द कप वार्म अप, जिसकी वजह से जो कप है, कप के पास जो हवा है वो गर्म हो गई। इट एक्सटेंड एंड ऑक्यूपाई मोर स्पेस, और उसने क्या किया, वो एक्सटेंड हुई और उसने ज़्यादा स्पेस लेना स्टार्ट कर दिया। एज ए रिजल्ट इट बिकम लाइटस एंड राइजेज अप, जिसके कारण वो हल्का हो गया वजन के अंदर और वो राइजेज अप होना स्टार्ट हो गया, ऊपर के साइड होना स्टार्ट हो जाता है। You can experience the expansions of air on heating it by placing a partially inflated balloons in the sun। ये एक्सपीरियंस आपने जो बैलून्स होते हैं, इन्फ्लेटेड बैलून्स के अंदर जब आप हवा भरते हो तो आप देखते हो कि उसको अगर हमने धूप में थोड़ी देर के लिए रख देते हैं तो वो क्या करता है, वो हीट हो जाता है, वो गर्म हो जाता है और उसके अंदर जो हवा भरी होती है वो उसको एक्सपेंड करना स्टार्ट कर देती है। और जैसे ही वो एक्सपेंड हो गई
वो वजन में लाइट हो जाएगा और वो अपने आप ही उड़ना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, यही दो एग्जाम्पल हैं। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट व्हेन एन इंसेंस इज स्टिक, यानी कि जब आप ये सारी चीज़ें आपने अगरबत्ती में भी नोटिस की होगी कि जैसे ही हम उसको जलाते हैं तो उसकी जो स्मोक है वो राइजेज अप होती है, वो ऊपर के साइड जाती है। स्मोक इज ए मिक्सचर ऑफ हॉट गैसेज एंड टीनी सॉलिड पार्टिकल्स दैट आर रिलीज्ड व्हेन समथिंग बर्न। जो स्मोक होती है वो क्या है, मिक्सचर्स है गर्म गैसेस का, और जो टीनी सॉलिड पार्टिकल्स हैं उनका वो क्या करती है, रिलीज करती है समथिंग बर्न। ठीक है, एज ए वार्मर देन द सराउंडिंग एयर इट राइजेज अप, और वो अपने जो सराउंडिंग है उसके अंदर गर्म होके ऊपर जाना स्टार्ट कर देती है। Let us find out how heat transfers take place in liquid by performing the following activity। अब heat जो ट्रांसफर्स होती है लिक्विड के अंदर वो कैसे होती है उसको हम एक एक्टिविटी की सहायता से समझना है। क्लियर? देखो, एग्जाम एक्टिविटी करते हैं। एक्टिविटी कोई भी करने से पहले हमें सावधानी या चेतावनी यही रहती है कि हमें टीचर्स की सुपरविजन में या अडल्ट की सुपरविजन में वो एक्टिविटी करनी पड़ेगी। क्लियर? नेक्स्ट है, टेक ए 50 ml बीकर्स हाफ फिल्ड विद वाटर एज सोन इन द फिगर। हमें एक बीकर लेना है, उसके अंदर 500 ml पानी भरना है। ठीक है, जैसा कि डायग्राम में नीचे दिखा रखा है। विद द हेल्प ऑफ ए स्ट्रो प्लेस ए ग्रेन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट एट द सेंटर ऑफ द बीकर्स बेसिस। अब हमें एक स्ट्रो की सहायता से उसके अंदर कुछ दाने पोटेशियम परमैंगनेट के सेंटर के अंदर डाल देना है। ठीक है, प्लेस ए कैंडल लाइट बिलो द सेंटर ऑफ द बेस ऑफ द बीकर। अब हमें एक कैंडल उसके नीचे रखनी है, बिल्कुल सेंटर में। डायग्राम में देखो, हमें एक बीकर लेना है, उसके अंदर 500 ml पानी लिया है, एक स्ट्रो की सहायता से हमने उसके अंदर पोटेशियम परमैंगनेट डाला है और एक कैंडल को मतलब कैंडल को जला के उसके बीच सेंटर में हमने उसको रखा। अब ये सारी चीज़ें हमने ट्राइपॉड स्टैंड के नीचे करी हैं, यानी कि कैंडल्स को ट्राइपॉड स्टैंड के नीचे रखा है। क्लियर? अब बताओ, ऑब्जर्व द मूवमेंट ऑफ द कलर्ड स्ट्रिक इन द वाटर्स। अब जो आपका पानी है उसका जो कलर है वो क्या हुआ, ये ऑब्जर्वेशन आपको बतानी। एज यू सप्लाई हीट स्ट्रिक ऑफ कलर्स स्टार्ट मूविंग अप एंड देन कमिंग डाउन फ्रॉम द साइडेड। जैसे ही आप उसको हीट देते हो तो जो कलर है वो स्टार्ट हो जाना मूविंग करना स्टार्ट कर देता है ऊपर की साइड, और देन कमिंग डाउन फ्रॉम द साइडेड, और उसके बाद नीचे की साइड आके पूरी जो साइड्स जो होती हैं गिलास की उसमें फैलना स्टार्ट हो जाता है। वाई डज द स्ट्रिक ऑफ कलर्ड वाटर गो अप इन द मिडल्स एंड कम डाउन फ्रॉम द साइडेड। ऐसा क्यों होता है कि जो पानी का कलर है वो पहले ऊपर जाता है, फिर बीच में आता है, फिर उसकी जो साइड होती है उनमें आता है, फिर नीचे आ जाता है। ठीक है, द वाटर एट द बॉटम ऑफ द बीकर गेट हीटेड अप एंड बिकम हॉट। जो पानी है वो बीकर का जो पानी है बॉटम का, ठीक है, वो क्या करना है, हीट अप होना स्टार्ट हो जाता है और उसके बाद वो हॉट हो जाता है। इट एक्सपैंड बिकम्स लाइटस एंड राइजेज। वो पहले क्या होता है, हल्का होता है, फिर राइज अप होना स्टार्ट हो जाता है। द वाटर ऑन द साइड ऑफ द बीकर इज कंपेरेटिवली कूलर एंड हैवियर। जो पानी है साइड का जो पानी है बीकर्स के अंदर वो कंपेरेटिवली ठंडा होता है और हैवी होता है, जिसकी वजह से एंड कम डाउन टू टेक द प्लेस ऑफ राइजिंग वाटर, और वो राइजिंग वाटर्स के कम डाउन टू टेक द प्लेसेस ऑफ द राइजिंग वाटर, देन दिस वाटर गेट हीटेड एंड इन टर्न आल्सो राइजेस। वो उसके बाद गर्म होना स्टार्ट हो जाएगा और वो भी राइजेज अप और हीट करना स्टार्ट कर देता है। दिस साइकिल कंटिन्यू एंटिल द एंटायर वॉल्यूम ऑफ वाटर गेट हीटेड। और ये साइकिल जब तक चलती रहती है जब तक जो पूरा पानी है वो गर्म नहीं हो जाए। In this case, the entire volume of water get heated through the actual movement of water particle. This process of heat transfer is known as the convection। और ये साइकिल जब तक चलती रहती है जब तक जो पानी है, पानी की वॉल्यूम जो है वो जब तक पूरी गर्म नहीं हो जाती, यानी कि पूरा पानी जब तक गर्म नहीं हो जाता तब तक ये प्रोसेस चलती रहेगी। In this case, the entire volume of water get heated through the actual movement of water particles। इस केस के अंदर जो पानी का जितनी भी वॉल्यूम है वो क्या करती है, वो पूरी हीट हो जाती है वाटर पार्टिकल्स का एक्चुअल्स मोमेंट की प्रोसेस से। और इस प्रोसेस को जो हीट ट्रांसफर्स होती है उसी को हम कन्वेक्शंस बोलते हैं, यानी कि संवहन बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर्स इज नोन एज कन्वेक्शंस। और ये जो प्रोसेस होता है हीट ट्रांसफर्स का उसको हम कन्वेक्शंस बोलते हैं, संवहन बोलते हैं।
It is because of convections that we see the movement of the colored streak inside the beaker. ऐसा इसलिए होता है, इट इज़ बिकॉज, क्योंकि जो कन्वेक्शन से है, जो संवहन है, जो कि मूवमेंट हम देखा, वो कलर्ड स्ट्रिक इनसाइड द बीकर, वो जो कलर्ड स्ट्रिक है वो बाहर की साइड भी हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है। दस वी कंक्लूड दैट वाटर्स लाइक एयर गेट हीटेड अप बाय द प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शंस। इसीलिए हम कंक्लूड कर सकते हैं कि जो पानी है उसी प्रकार जो एयर है वो भी हीटेड हो जाती है कन्वेक्शंस के प्रोसेस से, ठीक है। हियर हीट ट्रांसफर्स टेक प्लेस बाय द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड एंड गैसेस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। यही कन्वेक्शंस का डेफिनेशन है कि जो हीट ट्रांसफर्स होती है एक जगह से दूसरी जगह पे एक्चुअल मूवमेंट में जो पार्टिकल्स ट्रांसफर्स होते हैं लिक्विड एंड गैसेस फॉर्म के अंदर, उसी को हम कन्वेक्शंस बोलते हैं। Heat transfers take place by the actual movement of particles of liquid and gases from one place to another are called convections, ठीक है। तो कंडक्शंस हो गया, कन्वेक्शंस हो गया, बैड कंडक्टर, गुड कंडक्टर्स, ठीक है, हीटेड। इसके बाद आता है हमारे पास लैंड और सी ब्रिज। अब देखो लैंड और सी ब्रिज क्या होते हैं। पेल्डेन शेयर हिज एक्सपीरियंस ऑफ विजिटिंग ऑफ ए बीच इन केरला ड्यूरिंग विंटर वैकेशंस एंड सेज ड्यूरिंग द डे द सैंड और द सोइल्स नियर द बीच इज हॉटर देन द वाटर्स इन द सी। पेल्डेन शेयर करता है अपना एक्सपीरियंस कि जब वो केरला के अंदर विजिटिंग्स ए बीच इन केरला ड्यूरिंग विंटर वैकेशंस। पेल्डेन अपना जो विंटर वैकेशंस है केरला का वो शेयर करता है कि विंटर वैकेशंस के अंदर वो बोलता है कि ड्यूरिंग द डे, दिन के समय में, द सैंड और सोइल नियर द बीच इज हॉटर देन द वाटर इन द सी। जो मिट्टी है वो, जो पानी के पास की जो मिट्टी है वो दिन के समय में जल्दी गर्म हो जाती है एज कंपेरिजन टू वाटर्स इन द सी। जो समुद्र का पानी है, जो बीच का जो पानी है वो उसके कंपेरिजन में जल्दी गर्म हो जाती है। हाउएवर एट नाइट द सैंड और सोइल्स इज कूलर देन द वाटर्स, और रात के समय में वो मिट्टी जल्दी ठंडी हो जाती है। ऐसा रियल में होता है क्योंकि भाई हमारे पास में या चेन्नई में बहुत सारे बीचेस हैं जहाँ पे हम लोग जाते हैं। वहाँ पे क्या होता है कि जो दिन के समय में वहाँ पे बहुत कम लोग आते हैं घूमने के लिए, क्योंकि वहाँ की जो मिट्टी होती है वो गर्म जल्दी हो जाती है, और जैसे ही थोड़ा शाम होना स्टार्ट हो जाता है मिट्टी ठंडी हो जाती है, तो शाम के टाइम में बीच के पास बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। लोग सनसेट देखने के लिए बहुत ज़्यादा मात्रा में जाते हैं, ठीक है। तो वही रीजन पूछा है कि भाई ऐसा क्यों होता है, जो मिट्टी है वो पानी के कंपैरिजन में दिन में जल्दी गर्म हो जाती है और रात में जल्दी ठंडी हो जाती है। पेमा रिप्लाई देती है कि यस, हाँ, डिफरेंट ऑब्जेक्ट गेट हीटेड एंड कूल्ड डिफरेंटली। जो अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं वो जल्दी गर्म और ठंडा होते हैं, ठीक है। लेट अस चेक हाउ लैंड एंड वाटर्स गेट हीटेड एंड कूल्ड बाय परफॉर्मिंग एन एक्टिविटी। तो हमें चेक करना है कि कैसे जो लैंड है और वाटर है, मिट्टी है, जो पानी है, जगह है, जो भी है, वो कैसे ठंडी और गर्म हो जाती है। उसके लिए हमें एक एक्टिविटी करनी होगी। लेट अस इन्वेस्टिगेशन, चलो इन्वेस्टिगेशन करते हैं। चलो, उसके लिए हमें चेतावनी दे रखी है कि एक्टिविटी कोई भी सुपरविजन टीचर्स और एडल्ट के बीच में होनी चाहिए। अब उसके लिए हमें क्या लेना है कि 2 बर्तन लेने हैं, दोनों के अंदर 2 आइडेंटिकल्स बाउल्स लेने हैं जैसा डायग्राम में दिखा रखा है। एक बाउल्स के अंदर हाफ फिल्ड सॉइल लेनी है, यानी कि एक बाउल्स को आधा हमें मिट्टी से भरना है, दूसरे बाउल्स को हाफ फिल्ड वाटर से भरना है, यानी कि आधा पानी से भरना है। फिक्स लेबोरेटरी थर्मोमीटर्स इन ईच बाउल्स एज शोन इन द फिगर्स। दोनों बाउल्स के अंदर हमें लेबोरेटरी थर्मोमीटर्स को फिक्स कर देना है ताकि वो उसका टेम्परेचर मेजरमेंट करता रहे, ठीक है। मेक श्योर दैट द बल्ब ऑफ द थर्मोमीटर्स आर इमर्स्ड इन सोइल्स एंड वाटर्स। आपको ये ध्यान रखना होगा कि जो बल्ब है थर्मोमीटर्स का वो मिट्टी और पानी के अंदर इमर्स्ड है। एंड डू नॉट टच द बॉटम और द साइड ऑफ द बाउल्स, और उसको जो नीचे जो बॉटम है बाउल्स का वो और उसकी जो साइड है उनको टच ना करें। प्लेस द सेटअप इन द सनलाइट, और ये सारा सेटअप आपको सनलाइट के प्रेजेंस में करना है। Measure the temperatures of the soils and waters every 5 minutes and record the data in table 7.4। आपको टेम्परेचर्स को मेजरमेंट करना है सोइल और पानी का प्रत्येक 5 मिनट के अंदर, और ये रिकॉर्ड करना है आपकी टेबल के अंदर। क्लियर?
नेक्स्ट है स्टडी द राइज इन टेम्परेचर्स ऑफ सॉइल एंड वाटर्स। आपको मिट्टी और पानी का जो टेम्परेचर है उसकी स्टडी करनी है। डेट द टेम्परेचर राइजेज बाय द सेम अमाउंट फॉर बोथ द सॉइल्स एंड द वाटर्स एट द सेम टाइम। क्या आपने नोटिस किया कि जो टेम्परेचर है वो पानी और मिट्टी का सेम टाइम में सेम है। इफ़ नोट विच वन गोट हीटेड फास्टेस्ट, अगर नहीं तो इन दोनों में से कौन सा ज़्यादा पहले गर्म हो गया। हाउ मच वॉज द राइज इन टेम्परेचर्स ऑफ द सॉइल्स एंड द वाटर्स इन 20 मिनट्स। कितने टाइम के अंदर जो मिट्टी का टेम्परेचर है वो राइजेज हुआ है और वाटर्स का 20 मिनट्स के अंदर कितना हुआ। आफ्टर 20 मिनट यानी कि 20 मिनट के अंदर मिट्टी का जो टेम्परेचर कितना राइजेज हुआ और पानी का कितना राइजेज हुआ। आफ्टर 20 मिनट 20 मिनट के बाद में आप लोगों ने पाया कि जो टेम्परेचर है सोइल का वो ज़्यादा राइज हो गया एज कम्पेयर टू वाटर। दिस इंडिकेट दैट द सोयल हीटेड अप फास्टर देन द वाटर्स। ये इंडिकेट करता है कि जो सोयल होती है वो ज़्यादा जल्दी गर्म हो जाती है वाटर से। डज द सोयल आल्सो कूलर फास्टर देन वाटर्स। क्या जो सोयल है वो जल्दी ठंडी हो जाती है पानी से। आफ्टर हीटिंग द सोयल एंड द वाटर्स गेट हीटेड, ब्रिंग द सेटअप इंडोर्स एंड लेट इट कूल फॉर 20 मिनट। अब ये जो सेटअप अभी हमने किया था इनको 20 मिनट के थोड़ी देर के बाद हमें इनको अंदर ले जाना है और 20 मिनट के बाद हमें ऑब्जर्वेशंस करना है। यू विल ऑब्जर्व दैट द सोयल कूल फास्टर देन वाटर्स। तो आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि जो मिट्टी है वो ठंडी जल्दी हो जाती है एज कम्पेयर टू वाटर, जस्ट एज इट गेट हीटेड फास्टर। जैसे ही जितनी जल्दी वो गर्म होती है उतनी जल्दी वो ठंडी हो जाती है। Peoples living in coastal area experience an interesting phenomena caused by the heating and cooling of land and waters at different rate। क्या होता है जो पीपल्स कोस्टल एरिया के अंदर रहते हैं उनका जो एक्सपीरियंस है इस फिनोमिना का वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है। बहुत जो डिफरेंट होते हैं वो वाटर साइकिल और वाटर डिफरेंट एरिया के अंदर डिफरेंट अलग होती है। एज द लैंड गेट हीटेड फास्टर देन वाटर ड्यूरिंग द डे। जैसे ही जो मिट्टी होती है लैंड होती है वो ज़्यादा जल्दी गर्म हो जाती है एज कम्पेयर टू वाटर्स दिन के समय में। इट कॉज्ड वार्म्थ एयर अबाउट द लैंड टू राइज। इसका कारण ये है कि जो गर्म हवा होती है वो ऊपर उठ के above the land to rises. This cause cooler air to move from the sea toward the land. This movement of cooler air from the sea to the land is called sea breeze। जो गर्म मिट्टी की जो हवा है वो ऊपर उठेगी और समुद्र से जो ठंडी हवा है वो दोनों मिलके अगर बहना स्टार्ट कर देंगे आउटर साइड के अंदर मूवमेंट जो होगा कूलर एयर का तो वो क्या कहलाता है, सी ब्रीज कहलाता है। ठीक है, जब मिट्टी की जो गर्म हवा होती है और समुद्र की जो ठंडी हवा होती है वो दोनों मिलके मूवमेंट करती हैं तो वो बाहर जाके ठंडी हो जाती है और उसको सी ब्रीज बोलते हो। हैंस इन कोल्ड प्लेस हैंस इन हॉट प्लेसेस। इसी प्रकार गर्म जगह पे जो सी ब्रीज है रिलीव्स पीपल्स फ्रॉम द हीट, वो लोगों को गर्मी से बचाता है। दैट इज वाई विंडो ऑफ द हाउसेज इन कोस्टल एरिया आर प्लेस्ड फेसिंग द सी। इसी वजह से जो लोगों के घरों की खिड़कियां जो होती हैं कोस्टल एरिया के अंदर वो समुद्र के साइड में मुंह करके बनाई जाती हैं। ठीक है, आगे है लैंड ब्रिज। सी ब्रिज के बाद आता है लैंड ब्रिज। एट द नाइट प्रोसेस रिवर्स। रात के समय में ये प्रोसेस उल्टा हो जाता है। इन दी अब्सेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट की अब्सेंस के अंदर जो लैंड होती है वो ठंडी हो जाती है एज कम्पेयर टू वाटर, जल्दी ठंडी हो जाती है, जिसकी वजह से जो हवा होती है वो ऊपर उठेगी और वो क्या करेगी, समुद्र की साइड जाएगी। ठीक है, जो द एयर अबोव द सी इज वार्मर्स एंड राइजेस अप। जो हवा है वो समुद्र से उठेगी और ऊपर उठेगी और वो मिट्टी की साइड जाएगी। कूलर एयर फ्रॉम द लैंड देन मूव्स टुवर्ड द सी क्रिएटिंग ए लैंड ब्रिज। जो ठंडी हवा है उनका मूवमेंट समुद्र की साइड होगा और वो क्या करेंगी, लैंड ब्रिज क्रिएट कर देंगे। दस पीपल्स लिविंग नियर द सी source experience that the directions of the wind reverse in the day and night। ये जो जहाँ पे लोग समुद्री एरिया के पास रहते हैं उनका जो एक्सपीरियंस होता है दिन का और रात का वो अलग अलग होता है। ठीक है, तो सी ब्रिज और लैंड ब्रिज हो गया। लैंड ब्रिज के अंदर क्या होता है, लैंड ब्रिज के अंदर जो बाहर की जो ठंडी हवा होती है वो
मिट्टी जो ठंडी जल्दी हो जाती है उसकी हवा ऊपर उठेगी, ठीक है, और वो क्या करेगी, जो ब्रीज की जो हवा होगी वो दोनों मिलके लैंड ब्रीज क्रिएट करती हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही भाई, कल हम चैप्टर करेंगे कंप्लीट। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताएं। बाय बाय, टेक केयर।